हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज हम एक व्यक्तित्व के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने बिहार के पॉलिटिक्स को या कहें देश के पॉलिटिक्स को एक नई रेखा दी। और उन्होंने एक ऐसा रोल प्ले किया भारतीय राजनीति में, भले ही उनको इतिहासकारों के द्वारा और जो भी कहें कि उस समय की जो वर्चस्ववादी राजनीति थी उसके द्वारा हमेशा उन्हें नगण्य साबित करने की कोशिश की गई। इवन उनको यहाँ तक साजिश किया गया कि उनको मरवा दिया गया। लेकिन उन सब के बावजूद भी जो उन्होंने अमिट छाप छोड़ी, उसी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर दोस्तों, उस व्यक्तित्व का नाम है बाबू जगदेव प्रसाद, जिन्हें बिहार के लेनिन के रूप में भी या नाम से भी जाना जाता है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये जानेंगे। हम उन छोटी छोटी घटनाओं जो तथ्यात्मक है उस पर बात नहीं करेंगे। और वो चीज़ें आपके सामने अवेलेबल हैं, वो मीडिया में भी अवेलेबल हैं, वो इंटरनेट पर भी अवेलेबल हैं और बाकी जगहों पर भी अवेलेबल हैं। हाँ दोस्तों, 2 फरवरी को, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 2 फरवरी को उनका जन्म दिवस पड़ता है। 2 फरवरी 1922 को उनका जन्म हुआ था और 5 सितंबर 1974 को वो शहीद हुए थे, उन्हें मार दिया गया था। और वो भी प्रशासन के इशारों पर मारा गया था, इस बात को हमें नहीं भूलना है। बाबू जगदेव प्रसाद जी, बाबू जगदेव प्रसाद के बारे में ही हम बात कर रहे हैं, जिनको बाबूजी भी कहा जाता है और बाद में उन्हें बिहार के लेनिन के रूप में जाना गया। इसकी वजहें भी हैं। ये वजहें केवल इतनी नहीं हैं कि वो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित थे, बल्कि उनका जो विश्लेषण था भारतीय समाज के बारे में, उस आधार पर उन्हें बिहार का लेनिन कहा गया। तो हम उस पर आएंगे। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि आखिर आज हम उनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं। बाकी चीज़ें तो आपको भी पता है, उनकी जाति पता है, वो कहाँ पैदा हुए ये भी पता है, कब पैदा हुए ये भी पता है, कैसे उनको मारा गया, किस साजिश के तौर पर मारा गया। ये सब चीज़ों को आप बखूबी जानते हैं। हम उस तथ्यात्मक विवरण में नहीं जाएंगे, बट हम 2-3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे बेसिकली इस डिस्कशन में। पहली बात ये कि उनका क्या रिलीवेंस है, उनका क्या महत्व है आज जब हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, और आज हम क्यों उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये बात भी समझना बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिस जाति बिरादरी में उनका जन्म हुआ, जिस कोयरी जाति बिरादरी में या कुशवाहा बिरादरी में उनका जन्म हुआ, आज उसमें एक सब कास्ट भी होती है जिसको डांगी कहा जाता है। डांगी कहा जाता है कि उस सब कास्ट में वो पैदा हुए थे, लेकिन एक बड़े समुदाय के रूप में कुशवाहा कोयरी जाति में वो पैदा हुए थे, जो कि आज वो बैकवर्ड क्लास में आती है। उसका एक लंबा इतिहास है, उसका एक लंबा बैकग्राउंड है कि कैसे प्रशासनिक तौर पर उसे कोयरी जाति या उसे ओबीसी कास्ट में शामिल किया गया या शामिल है, उस बात में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन जिस समाज में वो पैदा हुए, जिस गांव में वो पैदा हुए, जिस आप कह सकते हैं कि जिस सरकमस्टेंसेज में, जिस परिस्थितियों में वो पैदा हुए, जिस तरह से उनका नर्चरिंग हुआ, आप जानते हैं उनके फादर टीचर थे और उनके अंदर हमेशा से प्रश्न करने की बहुत ही जिज्ञासा थी। हमेशा हर चीज़ों पे वो सवाल उठाते थे और ये चीज़ सबको गड़ता था। ये चीज़ें सबको बर्दाश्त नहीं थी कि ये बंदा, ये बच्चा इतना सवाल क्यों करता है। धर्म से लेकर के ईश्वर के एग्जिस्टेंस से लेकर के हर चीज़ों पे वो सवाल उठाते थे और इसके साथ साथ इस व्यवस्था पर सवाल उठाते थे कि कैसे धर्म ने इस व्यवस्था को इस तरह से बनाया है कि कुछ जातियों का केवल शोषण होगा और कुछ जातियां केवल शोषण करेंगी। ये समझ, ये तार्किकता उनकी पहली विशेषता थी। उनके व्यक्तित्व की ये पहली विशेषता थी कि हर चीज़ों पे वो सवाल उठाते थे और सवाल केवल उठा करके अपने वो मन में नहीं रखते थे। वो सवाल उन लोगों से करते थे जो कहते थे कि तुम केवल कुछ चीज़ों पे विश्वास करो। वो केवल विश्वास पर ही टिके नहीं रहते थे, वो पूछते थे कि हम इसको क्यों मानें। मानने की कुछ तो वजह होनी चाहिए ना। हम क्यों ये माने कि ईश्वर ने ऊंच नीच के रूप में पैदा किया है। ईश्वर ने ज्ञान होने के बावजूद, जानकारी होने के बावजूद, वो सारी चीजें होने के बावजूद हमारे साथ
बुरा बर्ताव या व्यवहार क्यों किया जाता है? ईश्वर कैसे ऐसा कर सकता है जब ईश्वर को हम ये कहते हैं कि सबको बराबर बराबर पैदा किया? ये बराबरी का सेंस, इस समता का जो सेंस था, समता के बारे में जो समझ थी, जो 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 जरूरी चीज है, आपके संविधान का वो समता का अधिकार एक भाग भी है, उस समता को लेकर के जो उनके मन में विचार था, जो 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 एक तड़प थी कि समाज में समता स्थापित होनी चाहिए, समाज में समता होनी चाहिए, ये उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग रहा जब तक वो जीवित रहे। हमेशा समता की लड़ाई लड़ने की उन्होंने बात कही, हमेशा ऊंच नीच की जो गैर बराबरी की जो भावना है आपके समाज के अंदर, उसके खिलाफ लड़ने की उन्होंने बात कही। उस लड़ाई को लड़ने की बात उन्होंने ठानी और जीवन पर्यंत उसको वो लड़ते रहे। तो समानता का जो तत्व है उनके व्यक्तित्व में साफ साफ झलकता है। बचपन से लेकर के जीवन पर्यंत तो समानता की लड़ाई को लड़ते रहे, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो या राजनीतिक स्तर पर हो। और उसी उसी क्रम में उन्होंने बहुत सारे नारे भी दिए। जैसे एक नारा मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो उनके विचार को आपके सामने ला करके रखता है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ध्यान दीजिएगा, ये कितना बड़ा क्रांतिकारी नारा था। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। किसमें? धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। मतलब जो रिसोर्सेज हैं, क्यों? क्योंकि 100 में 90 शोषित है, और 100 में अगर 90 शोषित है, उसका शोषण किया जाता है, और ये किया जाता है व्यवस्था के द्वारा, धर्म के नाम पर, व्यवस्था के नाम पर। ये किसी भगवान और किसी देवी का आशीर्वाद या आप कहें कि वो नहीं है, बल्कि उनको वंचित रखा गया। और इसलिए धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। धन में भी, धरती में भी और राजपाट में भी। 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मतलब ये आप समझिए कि उस समय ये बात उठा रहे हैं। आज तो हम 2025 में है ना, लगभग 100 साल पूरे होने वाले हैं। उस समय हम ये बात कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं? बात ये कर रहे हैं कि उस समय भी यही परिस्थिति थी, और आज भी बहुत कुछ नहीं बदली है। आज भी बहुत कुछ नहीं बदली है। सत्ता और संसाधनों पर अभी भी 10% का एकाधिकार है, और उस एकाधिकार को अगर समझना है आपको, उस लड़ाई को अगर लड़नी है, क्योंकि ये समानतावादी समाज बनाने का ये परिस्थिति नहीं है, या आप ये कहें कि हम समतावादी समाज नहीं बनाने जा रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थिति होती है तो उस समय जो परिस्थिति थी उसमें तो कुछ परिवर्तन जरूर हुआ है, लेकिन जो आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं हुआ है। और यही बात ये कह रहे हैं कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो जो मुट्ठी भर लोग हैं वो सारे लोगों पे अपना शासन करें, ये बात अब नहीं चल सकती। ये बाबू जगदेव प्रसाद इस लाइन में कह रहे हैं। फिर कहते हैं कि 2 बातें हैं मोटी मोटी। क्या है भाई? 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी। कहने का मतलब ये कि उस समय दबे कुचले समाज में जो भी पैदा हुआ था उसको इज्जत नहीं मिलती थी, उसको इज्जत नहीं मिलती थी। वो कितना भी पढ़ लिख जाए, लेकिन उसको यही कहा जाता था कि तुम कितना भी पढ़ लिख जाओ, तुम जिस जाति में पैदा हुए हो उसी तरह का ट्रीटमेंट, मतलब जो भी व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था बनी थी, उस व्यवस्था में आप कितना भी पढ़ लिख जाइए, लेकिन आपके साथ मिस ट्रीटमेंट ही किया जाएगा। अगर आप स्कूल में चले गए तो आपको सबसे पीछे बैठाया जाएगा, आपके साथ वहां भी छुआछूत किया जाएगा। वहां के जो उच्च उच्च जातियों के जो बच्चे थे वो आपके साथ नहीं बैठेंगे, आपके साथ खाना नहीं खाएंगे, आपके लिए अलग पानी की व्यवस्था होगी। इस तरह की छुआछूत तब जब संविधान लागू हो चुका था। फिर कहते हैं कि मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। तो जो अमीरी गरीबी की जो खाई थी वो मिटना चाहिए, ठीक है। जो गुलामी की जंजीर थी वो मिटनी चाहिए, जो मजबूरियां थी वो मिटनी चाहिए। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। तो बिना समता के, बिना इक्वालिटी के समाज नहीं बन सकता। और अगर समाज नहीं है,
अगर समाज उस तरह का नहीं बन सकता है तो जनराज या स्वराज भी नहीं हो सकता। यह समझिए कि उस समय की ये क्रांतिकारी विचारें हैं और आज भी वो परिस्थितियां बहुत नहीं बदली हुई हैं। आज भी समानता की जरूरत है, संसाधनों में उसी तरह से असमानता है, उसी तरह से भेदभाव है। कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि जिन चीजों को खत्म करने की बाबू जगदेव प्रसाद बात कर रहे थे, उसको इग्नोर करके नहीं, जानबूझ के रणनीति के तहत उसको सवाल ही न बना करके उसे जीवित रखने का प्रयास किया गया। फिर से मैं ये स्टेटमेंट दोहरा रहा हूं कि उसको सवाल न बना करके उसे जीवित रखने का प्रयास किया गया। जो बाबू जगदेव प्रसाद सवाल करते थे, उस सवाल से सबसे अधिक लोग घबराते थे। वो व्यवस्था पर सवाल उठाते थे, वो सामाजिक संरचना पर सवाल उठाते थे, वो सांस्कृतिक जो व्यवहार और विचार थे उस पर सवाल उठाते थे और कहते थे कि ये जो व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्थाएं जो हमने क्रिएट की है, ये सारी व्यवस्थाएं मानव निर्मित हैं। ये मानव द्वारा बनाया गया है। ये मानव द्वारा मानव को गुलाम बनाने के लिए बनाया गया है ताकि लूट खसोट किया जा सके। अब भले 90% हैं, लेकिन शासन 10% का कैसे बनाए रखा जाए, ये इस तरह से इसकी संरचना बनाई गई है। और उस संरचना को समझना बाबू जगदेव प्रसाद की बहुत बड़ी खूबी थी। वो इस बात को समझते थे और इसीलिए उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई छोटी नहीं है, एक लंबी लड़ाई है, ऐतिहासिक लड़ाई है। ऐतिहासिक तौर पर आपको गुलाम बनाया गया है, मानसिक तौर पर, और उसको आपको तोड़ना होगा। और इसीलिए वो बात कहते हैं कि जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनकी पहली पीढ़ी जो है मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है। और देखा गया कि वो जब आवाज उठाए तो उनको मार दिया गया, वो शहीद हो गए। शासन प्रशासन व्यवस्था के द्वारा उनको मारा गया। और उसके बाद जो उन्होंने लड़ाई शुरू की, जो 1967 में और 68 में जो गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसमें बहुत बड़ा योगदान और लोगों के साथ साथ उसमें राम मनोहर लोहिया का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने संसोपा बनाए और बाकी चीजें बनाई। उस राजनीति का उभार जो सोशलिस्ट पार्टी से हुआ, उसका बहुत बड़ा योगदान है। जननायक कर्पूरी ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान है, सतीश प्रसाद सिंह का बहुत बड़ा योगदान है, बीपी मंडल का बहुत बड़ा योगदान है। ये कुनबा था जिस कुनबा ने इस लड़ाई को लड़ा। आगे शोषित दल भी बना। जब बाबू जगदेव प्रसाद का राम मनोहर लोहिया से जब डिफरेंस हुआ महामाया प्रसाद सिन्हा की सरकार के दौरान, तो एक बहुत बड़ी हुई। लेकिन 1967 में जिस तरह से गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसमें बाबू जगदेव प्रसाद का एक बहुत बड़ा योगदान है। इस वैचारिक लड़ाई में योगदान है। और यह भी दोस्तों आप ध्यान रखिए कि जब हम बाबू जगदेव प्रसाद की चर्चा करते हैं और जब हम कहते हैं कि उन्हें बिहार का लेनिन कहा जाता है, तो ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए नहीं कहा जाता कि वो मार्क्स से और समाजवाद से प्रभावित थे उसी रूप में जैसे यहाँ के कम्युनिस्ट हैं। कम्युनिस्टों से थोड़ा सा अलग थे, वो समाजवादी थे, समाजवादी विचारधारा के समर्थक भी थे और उसको लागू करने की वो इच्छा रखते थे, जो समानता का सिद्धांत है, समाजवाद का सिद्धांत है। क्योंकि समाजवाद जब हम बात करते हैं समानता की ही बात करते हैं। तो उन्हें क्यों कहा जाता है कि बिहार के लेनिन थे? हाँ दोस्तों, उन्होंने ये बात कही कि भारतीय समाज में जाति सबसे बड़ी खराबी है, बीमारी है, और जाति की व्यवस्था को हमें सबसे पहले समझना होगा। यहां वर्ग से पहले जाति है और जाति की संरचना, जाति के शोषण की व्यवस्था, जाति की सांस्कृतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था को बिना समझे, बिना जाने आप वर्ग की लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। वर्ग आर्थिक आधार पर बनता है। जब आर्थिक विकास हो जाता है तो एक वर्ग का निर्माण होता है, लेकिन उससे पहले हमारी आइडेंटिटी, हमारी पहचान, हमारी शोषण, हमारी रहन सहन, सारी चीजें जाति से तय होती हैं। जाति ही आर्थिक आधार भी बना हुआ, आर्थिक व्यवस्था का निर्माण ले चुका है। और जब तक उस जाति व्यवस्था के तिलिस्म को आप नहीं समझेंगे
कि किस तरह से वो शोषण करता है और किस तरह शोषण को बढ़ावा देता है, तब तक आप यहां पर वर्ग की संरचना या वर्ग संघर्ष की बात नहीं कर सकते। सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहां जाति संघर्ष करने की जरूरत है, जाति व्यवस्था खत्म करने की जरूरत है, क्योंकि जाति व्यवस्था को धर्म का चोला उड़ा करके उसके माध्यम से शोषण किया जा रहा है। यह बात राम मनोहर लोहिया भी कह रहे थे, उनकी भी यह समझ थी। तो सबसे पहले जाति संघर्ष, जो जातीय शोषण है, उसको खत्म करना होगा। जातीय व्यवस्था में गुणवत्ता का कोई रोल नहीं है। जातीय रूप से आप किसी जाति में पैदा हो गए तो आप गुणवान हो गए, और आप कितना भी गुणवान होते हुए भी किसी नीची जाति में पैदा हो गए तो आपके अंदर कोई गुण नहीं हो सकता। ज्ञान के ऊपर इस जाति व्यवस्था ने एक ऐसा नकारात्मक असर डाला कि अगर आप कितना भी ज्ञानी है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो जाति, किसी खास जाति में आप पैदा हुए तो आपको ज्ञान मिलेगा, और किसी जाति में आप पैदा हो गए जो निचली जातियां हैं, चाहे आदिवासी समाज है या एससी समाज है, जो दलित समाज है, तो आपको ज्ञान से वंचित कर दिया जाएगा। और ऐसी व्यवस्था जहां पर हो, उस व्यवस्था में वर्ग संघर्ष की बात करना, पहले जाति को खत्म किए बिना, इस बात पर बाबू जगदेव प्रसाद का यही कहना था कि सबसे पहले जाति संघर्ष करो, पहले जातीय व्यवस्था का जो शोषणकारी ये प्रतिरूप है इसको खत्म करो, और तब जाकर के वर्ग संघर्ष के तरफ बढ़ो या समाजवाद के तरफ बढ़ो। और इसी बात पर उन्होंने कम्युनिस्टों को क्रिटिसाइज भी किया, आलोचना भी उन्होंने किया कि जो उस समय के कम्युनिस्ट नेता थे, जिस पार्टी में भी हों, वो सारे उच्च जातियों से आते थे, अंदर में जनेऊ पहनते थे, अंदर में सारे कर्म कांड करते थे, लेकिन बाहरी तौर पर वो कहते थे कि हम समाजवाद के पोषक हैं। बाबू जगदेव प्रसाद कहते थे कि अगर शोषक वर्ग की, शोषक जातियों के लोग अगर हर पार्टियों में है, संसाधनों में है, संगठनों में है, वो हर जगह अगर डोमिनेट कर रहे हैं, तो उनसे कभी उम्मीद ना करो कि वो तुम्हारे कल्याण की बात करते हैं, समता की बात करेंगे, क्योंकि उनके व्यक्तिगत जीवन में वो सारे कर्मकांड और अंधविश्वास थे जो उनका ऑब्जर्वेशन था। और इस वैचारिक, आप कहें इस वैचारिक संघर्ष, केवल उनका संघर्ष, वो कोई हिंसा करके संघर्ष उन्होंने नहीं किया, वैचारिक लड़ाई नहीं लड़ी, अहिंसक रूप से उन्होंने लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई वैचारिक लड़ाई थी। और वो लड़ाई आज भी जारी है। आज भी साधनों और संसाधनों में, धरती, धन, राजपाट, इन सब में जो यहां की बहुसंख्यक जनता है, उस जनता को उसका हक नहीं मिला है। और इसीलिए बाबू जगदेव प्रसाद आज भी रिलीवेंट हैं। जाति की इस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को लड़े बिना आप वर्ग की बात नहीं कर सकते। और अगर वर्ग की आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जाति व्यवस्था का नेचर, उसकी प्रवृत्ति और प्रकृति समझना होगा, तब आप वर्ग को समझ पाएंगे, क्योंकि ये ओवरलैप करता है। कुछ लोग आर्थिक आधार पर वर्ग को इतना समझने का प्रयास करने लगते हैं, जस्टिफाई करने की बात करने लगते हैं कि वो जाति के एग्जिस्टेंस, उसके शोषणकारी व्यवस्था को ही डिनाई करते हैं। वो अपने आप में समाजवाद के भी विरोधी हैं और मार्क्सवाद के भी विरोधी हैं। वो समाजवाद के भी विरोधी हैं और मार्क्सवाद के भी विरोधी हैं, क्योंकि यहां पर आर्थिक मजबूती, आर्थिक रूप से जो संपन्न वर्ग है, वही वर्ग है जो जातीय रूप से संपन्न है और जातीय रूप से वो शोषक रहा है। वही जातियां आज आर्थिक रूप से मजबूत हैं। तो बिना जाति को समझे अब वर्ग की बात करें, ये काल्पनिक बातें हैं, यूटोपियन बातें हैं। और अगर ऐसा बात कह रहा है बिना जाति के समस्या को रिकॉग्नाइज किए, तो वो समाजवादी हो ही नहीं सकता, वो मार्क्सवादी हो ही नहीं सकता। इवन मार्क्स ने एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात कही थी और उसको समझने की बात कही थी कि वर्ग जैसा यूरोप में एग्जिस्ट करता है, वैसा इंडिया में और एशियन कंट्रीज में, एशियन सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता। इस बात को भुला दिया जाता है। यहां का शोषण जाति से तय होता है, जाति आधारित है, जातीय व्यवस्था से होता है। निश्चित तौर पर उसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, राजनीतिक तौर पर हुए हैं, जो बाबू जगदेव प्रसाद का एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है, जिसकी वजह से बदलाव हुए हैं।
आज आज जो पहले के जो पिछड़े दलित वर्ग थे वो सत्ता में भी हैं, लेकिन सत्ता में रहने के बावजूद भी जिस मुकम्मल समतापूर्ण समाज की बात करते थे बाबू जगदेव प्रसाद, वो नहीं हो पा रहा है, वो नहीं हुआ है। शिक्षण संस्थानों में, बिजनेस में, व्यापार में, उच्च शिक्षा में, एकेडमिया में, ब्यूरोक्रेसी में, टॉप मिनिस्ट्रीज में, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की है, उसमें आज भी दलित और पिछड़े जिस मात्रा में होने चाहिए, जिस अनुपात में होने चाहिए, उस अनुपात में नहीं है। आरक्षण की जो संविधान के अंदर व्यवस्था है उसकी खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। जनरल ओपन कैटेगरी सबके लिए होता है, लेकिन केवल उसमें किसी खास जाति या जातीय समूहों को भरा जा रहा है, ये कह करके कि अगर आप ओबीसी हैं तो आप जनरल में अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर भी दिए तो संविधान एक तरफ, कानून एक तरफ, लेकिन अपनी मर्जी जो चल रही है संस्थानों में वो एक तरफ। ये वैचारिक लड़ाई है। ये भी कोशिश की जाती है कि बाबू जगदेव प्रसाद को एक जाति और एक समुदाय को बता करके उनके कद और उनके वैचारिक लड़ाई को छोटा किया जाए। ये भी बहुत बड़ी साजिश है। ये बात समझनी होगी जो विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आज हम अगर बाबू जगदेव प्रसाद को जान रहे हैं तो इस वजह से जान रहे हैं क्योंकि वो वैचारिक लड़ाई लड़े, विचारधारा की लड़ाई लड़े। विचारधारा की लड़ाई शोषकों के खिलाफ लड़े, शोषक जातियों के खिलाफ लड़े, शोषणकारी व्यवस्था के खिलाफ लड़े और एक समानतावादी समाज बनाने की उन्होंने बात करी। आज जरूरत ये नहीं है कि आप उनकी पूजा करें, आप ये बताएं कि हम उन्हीं के जाति के हैं। जाति केवल यहां इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यह संदर्भ बताया जा सके, परिस्थितियां बताई जा सके कि किस परिस्थितियों में उन्होंने जन्म लिया, क्यों उनका इस तरह का वैश्विक दृष्टि विकसित हुआ। यह वैश्विक दृष्टि इसीलिए विकसित हुआ क्योंकि उस समाज में वो पैदा हुए। उन्होंने आंखों से देखा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, भले हम कितना भी पढ़े लिखे हों। और उन्होंने उस विचारधारा को चैलेंज किया जो शोषणकारी व्यवस्था थी, ब्राह्मणवादी विचारधारा थी। हम यहां जाति की बात नहीं कर रहे हैं, बार बार मैं ये कहता हूं, हम एक व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और उस व्यवस्था में जिसका सबसे ज्यादा डोमिनेंस है, जो शोषण को बढ़ावा दिया या बढ़ावा देने का प्रयास करता है, उसी विचारधारा का नाम है ब्राह्मणवादी विचारधारा, जिसमें ऊंच नीच की भावना, उच्चता और नीचता उसके इसेंस में है, उसके सार में है। उसके बिना वो चल ही नहीं सकता है। जब तक ऊंच नीच की भावना नहीं रहेगी वो व्यवस्था चल ही नहीं सकती। उसका फाउंडेशन ही वही है। और उस परिस्थितियों में वो जन्म लिए। लेकिन आज बाबू जगदेव प्रसाद उन सबके लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो असमानता और शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। वो उस कड़ी में शामिल हो जाते हैं, उन कतार में शामिल हो जाते हैं जिन्होंने इस व्यवस्था, असमानतापूर्ण व्यवस्था की लड़ाई लड़ी। वो एक राजनेता थे, एक विश्व दृष्टि रखते थे कि समाज कैसा होना चाहिए। वो पेरियार के, महात्मा ज्योतिबा फूले के, बाबा साहब अंबेडकर के कतार में खड़े होते हैं इस लंबी लड़ाई में। और एक बात ध्यान रखिए कि अगर उस विचारधारा को आप छोड़ देते हैं और कहते हैं कि हम बाबू जगदेव प्रसाद की पूजा कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं, तो इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है। उनके विचारों को आपको समझना होगा, उनके एनालिसिस को समझना होगा, किस तरह से वो व्यवस्था को देख रहे थे, किस तरह से बदलाव को देख रहे थे, कैसे बदलाव किया जा सकता था, क्या रणनीति थी, क्या विचारधारा थी। उनके खून से हो जाने से, उनके जाति के हो जाने से आप उनकी विचारधारा को आगे नहीं बढ़ा सकते। 10 नारे गिनवा देने से और उस पे माला चढ़ा देने से उनके फोटो पर कोई क्रांति नहीं हो सकती। वो विचारों की क्रांति थी और वो विचार की क्रांति भगत सिंह के कतार में शामिल होती है। जिस तरह के उन्होंने नारे दिए, आज किसी की हिम्मत है क्या कि उस नारे को पब्लिकली दोहराएं, कहें। ये नारे, इनकी जो वैचारिक नारे हैं, वो नारे एक वैकल्पिक व्यवस्था की तरफ बात करती हैं जो संविधान में भी दिया हुआ है। वो असल में यथार्थ में संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना चाह रहे थे, लेकिन हमारे शासकों और शोषकों ने क्या किया, जिनकी हमेशा से सत्ता रही, उन्होंने उसको लागू नहीं होने दिया। यही बाबू जगदेव प्रसाद की पीड़ा थी। आज उनके जाति से अपने आप को आइडेंटिफाई करने वाले, उनके परिवार से आइडेंटिफाई करने वाले
महज उनका नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं। और सारी पार्टियां उनकी अप्रोप्रिएशन कर रही हैं, पॉलिटिक्स ऑफ अप्रोप्रिएशन होता है, उनके इमेज का इस्तेमाल कर रही हैं, उनके सिंबल का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन असल में उनके इस विचारधारा पर चलने का कोई प्रयास नहीं कर रहा है, उस तरह की पॉलिसीज नहीं बनाई जा रही हैं। और अगर ये लड़ाई लड़नी है तो सबसे पहले इस विचारधारा की लड़ाई शुरू करनी होगी, आपके अंदर वो लड़ाई चलनी चाहिए, और तब आगे वो लड़ाई आगे बढ़ पाएगी। तो बाबू जगदेव प्रसाद की जो लड़ाई थी वो महज ये लड़ाई नहीं थी कि पॉलिटिक्स केवल उनको करना है। पॉलिटिक्स में उन्होंने जो लड़ाइयां लड़ी उसका बदलाव करके उन्होंने दिखाया 1967 में। बाद में उनके जीवन पर्यंत का जो संघर्ष रहा 1974 तक, वो इस बात को साबित करता है कि वो महज विचार नहीं थे, उनके व्यवहार थे। उनकी जो लड़ाइयां थी वो मुकम्मल हुई बाद के दिनों में, जब पिछड़ों का शासन बिहार में स्थापित हुआ या बहुत जगहों पर स्थापित हुआ। वो इस रूप में एक वैश्विक दृष्टि रखते थे, एक राजनेता थे। वो केवल कुर्सी और सत्ता के लिए नहीं बने हुए थे। सत्ता को कितनी बार उन्होंने तिलांजलि दी और एक विचारधारा की लड़ाई उन्होंने लड़ी। जो बैकग्राउंड उन्होंने क्रिएट किया, उसी बैकग्राउंड के आप संदर्भ में देखेंगे कि बिहार में पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण जननायक कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया। जो मुंगेरी लाल कमीशन बना उसी संदर्भ, उसी लड़ाई के संदर्भ में बना। बाद में जो पिछड़ों की सत्ता रही और आज तक बिहार में जो चल रही है उसका वो नतीजा है। लेकिन उस लड़ाई में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज दिख रहा है, समझौता दिख रहा है। और उस लड़ाई को अगर आगे बढ़ाना है, उस लड़ाई को लड़ना है, तो आपको उनके विचारधारा को समझना होगा, उनके व्यक्तित्व को समझना होगा। उन्होंने जो बातें कही, जो नारे दिए, वो कितने आज भी अहम हैं, ये बात समझना होगा। कौन लोग उनका विरोध करते हैं, कौन लोग नहीं चाहते हैं कि उनको राजनेता, विचारक, सिद्धांतकार न माना जाए। वो कौन लोग हैं जो उनको इतिहास में दफन कर देना चाहते हैं, उनके इतिहास को सामने नहीं आने देना चाहते। ये बात आपको समझना होगा। और ये समझना होगा कि हमारी वैचारिक लड़ाई किनके खिलाफ है। और उन्होंने लड़ाइयां लड़ करके दिखाया कि समाज में बदलाव संभव है, ये असंभव कार्य नहीं है। और इस असंभव को जो लोग असंभव बताते हैं और बताने की कोशिश करते हैं, उनके प्रति आपका माकूल जवाब यही हो सकता है कि बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों को आप समझें, उसको जिएं, उस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ें। यही उनकी जयंती पर सच्ची श्रद्धांजलि होगी और असल में उनका जन्म दिवस होगा। तो दोस्तों, हमने कोशिश किया कि हम तथ्यों की बात ना करके उनके कोर जो विचारधारा थे, या जो वो चाहते थे, जिस तरह से वो लड़ाई उन्होंने लड़ा, जिस तरह से समाज में बदलाव उन्होंने किया, जिस तरह की वैश्विक दृष्टि उनकी थी, वो एक राजनेता थे, वो एक विचारक थे, एक सिद्धांतकार थे। भारतीय राजनीति को उसके सबसे सूक्ष्मतम स्तर पर उसको समझ रहे थे। वो प्रतिनिधित्व का बात समझ रहे थे, संसाधनों में समानता की बात को समझ रहे थे, और उस आधार पर एक मुकम्मल लड़ाई लड़ने के पैरोकार थे, और जो वो लगातार लड़ भी रहे थे। लेकिन जब इस तरह का तीक्ष्ण सवाल करने वाला व्यक्तित्व, इतना सीरियस सवाल करने वाला व्यक्तित्व जब शासक वर्ग को चुभने लगा, जब दिखने लगा कि ये तो पूरी व्यवस्था को ही तहस नहस कर करके और एक नई व्यवस्था कायम करने की बात कर रहा है, एक विकल्प की बात कर रहा है, और यही बात पुलिस प्रशासन और शोषकों को और शासकों को, क्योंकि उसमें उन जातियों और वर्गों का वर्चस्व था जो हमेशा से शोषण करते रहे हैं, शोषकों की वो व्यवस्था थी, उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाए और उन्हें मरवा दिया गया, मतलब वो शहीद हो गए। एक सामाजिक न्याय की लड़ाई उन्होंने लड़ी, उस लड़ाई को लड़ रहे थे, प्रतिनिधित्व, रिजर्वेशन की बात तो कर रहे थे, व्यवस्था बदलने की वो बात कर रहे थे, और इस व्यवस्था बदलने की बात ने उनकी जान ले ली, उन्हें मार दिया गया, मरवा दिया गया, और एक तरह से सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा पुरोधा, जिसका फायदा बहुत सब लोग उठा रहे हैं आज, लेकिन उनके विचारों को लागू करने की हिम्मत किसी में नहीं हो रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो दोस्तों, उनके जन्म दिवस पर आप प्रण लीजिए,
आप संकल्प लीजिए कि हमें बाबू जगदेव प्रसाद के विचारधारा की लड़ाई को लड़ना है, उनके विचारों को आगे बढ़ाना है। निश्चित तौर पर राजनीति बहुत बदल गई है, लेकिन उस बदलाव में भी जो उन्होंने मुद्दा उठाया वो मुद्दा आज भी कायम है, आज भी उतना ही महत्व का है, जिसे आपको आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर आप कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं या उनके विचारधारा को हम मानते हैं, ये विचारधारा मानववाद की विचारधारा है, यह विचारधारा संविधानवाद की विचारधारा है, यह विचारधारा मानव अधिकारों की विचारधारा है, यह विचारधारा समानतावाद की विचारधारा है, और यह संविधान में दी गई है बातें। और अगर आप बाबू जगदेव प्रसाद के विचारों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यह संकल्प आपको लेना होगा कि आप बाबू जगदेव प्रसाद के इस विचारों को बढ़ाएंगे जो संविधान में रिफ्लेक्ट होता है, और यही सच्चे मायने में बाबू जगदेव प्रसाद के प्रति आपकी श्रद्धांजलि होगी, या उनकी सच्चे मायने में आप कहें कि जयंती मनाना होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जरूर सजेशन दें, इतना तो आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंस अगेन।